नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम हमारी प्रथम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का नाम है भारतीय समाज। और हमारी इस पुस्तक में हम हमारे तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। हमारा तृतीय अध्याय जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो इस अध्याय के बच्चों अब तक हम 5 भाग पढ़ चुके हैं और हमारे यहाँ जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें से 3 मुख्य सामाजिक संस्थाओं को हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि जाति की चर्चा हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। और जाति के अलावा हमें इस अध्याय में जनजाति नामक सामाजिक संस्था को पढ़ना है और परिवार नामक सामाजिक संस्था को पढ़ना है। तो आज के इस भाग में यानी भाग 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं जनजातीय समुदाय। तो हमारे देश में, हमारे समाज में जनजातीय समुदाय भी एक बड़ा हिस्सा है या हम कहें सामाजिक संस्था के रूप में लंबे समय से निरंतर रूप से व्याप्त है। तो ये जनजातीय समुदाय वास्तव में क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चर्चा हम आज के भाग में करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनजाति ये शब्द एक आधुनिक शब्द है, तो इसका अर्थ ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना शब्द नहीं है। जनजाति को एक आधुनिक शब्द माना जाता है। यह शब्द ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। तो ये जनजाति शब्द हम किन लोगों के लिए उपयोग में लाने लगे? ऐसे लोग जो कि हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं, उनके लिए ये जनजाति शब्द, जिसको अंग्रेजी में ट्राइब कहा जाता है, इसे उपयोग में लिया जाने लगा। भारत में जनजातियों की परिभाषा नकारात्मक शब्दों में अर्थात वे क्या नहीं हैं यह बताकर की जाती है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में ये जो जनजाति शब्द हैं, तो जनजाति क्या है इसे परिभाषित करने के लिए अक्सर नकारात्मक शब्दों का उपयोग लिया जाता है कि ये ऐसे नहीं हैं, सामान्य लोगों से अलग कैसे हैं, ये बात को बता करके ही जनजाति को परिभाषित किया जाता है। जनजातियां वास्तव में ऐसे समुदाय माने गए, ऐसे समुदायों के रूप में उन्हें पहचाना गया जो लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार धर्म का पालन नहीं करते। तो जैसा आपको मैंने बताया कि जनजातियों को नकारात्मक अर्थों में अधिकतर परिभाषित किया गया है। तो ऐसे लोग जो कि लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी भी लिखित धर्म ग्रंथ का पालन नहीं करते हैं और ऐसे किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार कोई भी धर्म को वो नहीं मानते हैं। दूसरी बात, कोई सामान्य राज्य या राजनीतिक संगठन नहीं था। ऐसे लोगों के पास किसी भी प्रकार का सामान्य राज्य या राजनीतिक संगठन की उपस्थिति नहीं थी। तीसरी बात यह है कि कठोर वर्गों में नहीं बटे हुए थे। जो जनजातियां थी वो ऐसे लोग थे जिनमें कोई कठोर वर्गीकरण नहीं व्याप्त था। उसके अलावा जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने बात की कि हमारे देश के बड़े हिस्से में जाति नामक संस्था लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन ये वो लोग थे जिनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था व्याप्त नहीं थी। इसके अलावा न वे हिंदू थे और न ही किसान। खास बात यह है कि वो ना तो अपने आप को हिंदू मानते थे और ना ही वे किसान थे, यानी वो खेती का, कृषि का कार्य भी नहीं करते थे। तो इन सभी विशेषताओं वाले समुदायों को ही जनजाति का नाम दिया गया। तो आप एक साधारण रूप से याद रखेंगे कि ऐसे लोग जो कि किसी धर्म ग्रंथ के अनुसार धर्म को नहीं मानते थे, ऐसे लोग जिनका कोई विशेष राजनीतिक संगठन नहीं था, जिनका कोई अपना राज्य नहीं था, ऐसे लोग जिनमें कोई कठोर वर्गीकरण नहीं था, ऐसे लोग जिनमें जाति जैसी व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था, और ऐसे लोग ना तो हिंदू थे और ना ही वे कृषक थे। तो ऐसे लोगों को जनजाति कहा गया। जो लोगों में ये सभी विशेषताएं थी उन्हें जनजाति का नाम दिया गया। जनजाति शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक युग में किया गया था। खास बात यह है कि वास्तव में ये जो जनजाति शब्द है इसे औपनिवेशिक काल में ही उपयोग में लिया गया था। समुदाय के विषम समुच्चय के लिए इस शब्द का प्रयोग प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया। यहाँ आप याद रखेंगे बच्चों कि औपनिवेशिक युग में
क्या किया गया कि समुदाय का विषम समुच्चय, ये सारी जो विशेषताएं अभी हमने जनजाति की देखी, वो जो अधिकतर लोग थे उनसे अलग विशेषताएं थी। तो एक प्रकार से वो विषम समुच्चय, विषम समूह के रूप में पहचाने गए। तो हमारे समुदाय के विषम समुच्चय को, यानी हमारी सामाजिक संरचना में जिस प्रकार के लोग अधिकतर थे उनसे जो अलग या विषम लोग थे, उनके समुच्चय को ही वास्तव में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जनजाति का नाम दिया गया। जनजातीय समाजों का वर्गीकरण। अब हम जानेंगे कि अलग अलग जो जनजातीय समूह हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर हम कर सकते हैं, उन्हें किन आधारों पर बांटा जा सकता है। सकारात्मक विशेषताओं के आधार पर जनजातीय समाज को स्थायी और अर्जित विशेषकों के अनुसार विभाजित किया गया है। तो जो जनजातीय समुदाय हैं, उन जनजातीय समाजों का, जनजातीय समुदायों का वर्गीकरण किया गया है दो मुख्य आधारों पर। एक है स्थायी विशेषक और एक है अर्जित विशेषक। तो स्थायी विशेषक ऐसे विशेषक हैं जो पहले से ही विद्यमान हैं और स्थायी प्रकृति के हैं। अर्जित विशेषक ऐसे हैं जो कि समय अंतराल के साथ में धीरे धीरे अर्जित किए गए हैं। तो स्थायी विशेषक जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनमें कई सारी विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं, भाषा के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं और इसी प्रकार पारिस्थितिक आवास के आधार पर भी वर्गीकरण किए गए हैं। तो बच्चों, ये सभी आधार पर जो वर्गीकरण है, अभी उन सारे वर्गीकरणों को हम आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम स्थायी विशेषकों में पहला जो आधार है क्षेत्र का वर्गीकरण, उस वर्गीकरण को समझते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो जनजातियाँ हैं वो काफ़ी बिखरी हुई हैं, यानी सिर्फ एक ही या दो ही स्थानों पर नहीं व्याप्त है, काफ़ी अलग अलग जगहों पर जनजातियाँ बिखरी हुई हैं। भारत की जनजातीय जनसंख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में काफ़ी घनी आबादी है। खास बात यह है कि यद्यपि जनजातीय जो क्षेत्र है वो कोई एक या दो क्षेत्र ही नहीं है, लेकिन ये सच है कि जनजाति की जो आबादी है, उनकी जो जनसंख्या है, वो संख्या कुछ क्षेत्रों में काफ़ी अधिक है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत यानी पश्चिम में गुजरात, राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तक रहता है। यहाँ खास बात आपको याद रखनी है बच्चों। खास बात क्या है? खास बात ये है बच्चों कि यहाँ जो जनजातीय जनसंख्या है उसका 85% कहाँ रहता है? मध्य भारत में रहता है। और मध्य भारत हम किसे कह सकते हैं? मध्य भारत हमारे देश में अगर हम संपूर्ण भारत में देखें तो पश्चिम की ओर हम देखें गुजरात और राजस्थान से लेकर के पूर्व की ओर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तक जो हिस्सा है उसे हम मध्य भारत का नाम दे सकते हैं। और लगभग 85% जनसंख्या जो है जनजातियों की, वो इसी भाग में, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके हृदय स्थल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं। अब ये जो मध्य भाग है हमारे देश का, इस मध्य भाग में भी, इसके भी हृदय स्थल में कौन कौन से राज्यों के हिस्से शामिल हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों के कुछ विशेष हिस्सों में जनजातियों की आबादी काफ़ी अधिक पाई जाती है। शेष 15% में से 11% जनसंख्या पूर्वोत्तर राज्यों में रहती है। यह भी सत्य है बच्चों कि इन 85% जनसंख्या के अलावा जो बची हुई 15% जनसंख्या है, उसमें से लगभग 11% जनसंख्या हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य में यानी नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व वाले राज्यों में रहती है। शेष 3% से अधिक जनजाति शेष भारत में रहती है। तो कुल आपने यहाँ जो समझा वो ये है कि लगभग 85% जनजातीय जनसंख्या जो है वो मध्य भारत में रहती है। उसके बाद
बचे हुए 15% में से 11% जनसंख्या लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में रहती है और उसके बाद जो 4% बचता है उसमें 3% से भी अधिक जनसंख्या जो है वो हमारे शेष भारत में, यानी भारत के जो इन स्थानों के अलावा बचे हुए स्थान हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर रहती है। जनजाति जनसंख्या का वितरण जो है उसे हम इस प्रकार से अब एक प्रकार से पुनः समझ सकते हैं कि 85% जनसंख्या है मध्य भारत में, जिसे कि हम जनजातियों का हृदय स्थल कह सकते हैं। और हमने देखा कि यहाँ कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो हृदय स्थल के रूप में आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहाँ जनजातियों की काफ़ी बड़ी आबादी पाई जाती है। उसके बाद जो 11% जनसंख्या है वो पाई जाती है पूर्वोत्तर भारत में और 3% से अधिक जनसंख्या हमारे शेष भारत में मिलती है। यदि राज्य की जनसंख्या में जनजातीय हिस्से की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे घनी आबादी है। तो बच्चों यहाँ आपको याद रखना है कि यदि हम किसी राज्य की जनसंख्या में जनजातीय हिस्से की बात करते हैं, यानी किसी राज्य विशेष की कुल जनसंख्या कितनी है और उसमें जनजातीय आबादी कितनी है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर ये आबादी कुल जनसंख्या का काफ़ी अधिक हिस्सा पाई जाती है। असम को छोड़कर शेष सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इनका घनत्व 30% से अधिक है। आप याद रखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में से सिर्फ हम असम को छोड़ दें, बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जनजातीय आबादी का घनत्व कुल जनसंख्या का लगभग 30% से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ये सभी हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य हैं। इनमें जनजातीय घनत्व 60% से 95% तक है। तो खास बात आप ये याद रखेंगे कि ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के लगभग 60 से 95% तक का हिस्सा होती हैं। शेष भारत में जनजातीय जनसंख्या बहुत छोटी है। यह भी सच है कि इन राज्यों के अलावा बाकी का जो हमारा हिस्सा है भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जनजातीय जनसंख्या काफ़ी छोटी है या काफ़ी कम है। उड़ीसा व मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह 12% से भी कम है। तो इन पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा यदि हम शेष भारत में कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का हिस्सा देखते हैं तो आप पाएंगे कि सिर्फ उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ये लगभग 12% से अधिक है। बाकी अन्य सभी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या कुल आबादी के 12% से भी कम हिस्से में ही सिमटी हुई है। अब हम भाषा के अनुसार जनजाति का वर्गीकरण जानेंगे। अभी हमने एक स्थायी विशेषक यानी कि क्षेत्र को आधार मानकर ये जाना कि हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में कितनी जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। अब हम जानेंगे कि भाषा के अनुसार जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ याद रखेंगे आप कि कुल 4 श्रेणियों में जनजातियों का विभाजन किया जाता है जब हम भाषा को आधार बनाते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। तो ये भारतीय आर्य भाषा परिवार पहला वर्ग हुआ। दूसरा वर्ग है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा वर्ग है ऑस्ट्रिक और चौथा है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। भारतीय आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषा शेष भारतीय जनसंख्या भी बोलती है। तो यहाँ हम जनजाति के संदर्भ में ये 4 वर्ग देख रहे हैं। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि भारतीय आर्य भाषा और जो द्रविड़ भाषा है ये हमारी जो सामान्य जनसंख्या है जो कि जनजातीय नहीं है, वो सामान्य जनसंख्या भी इन दोनों भाषाओं को बोलती है।
1% जनजातीय जनसंख्या भारतीय आर्य परिवार की भाषा बोलते हैं। तो ये तथ्य याद रखेंगे कि कुल जनजातीय जो जनसंख्या है उसमें से सिर्फ 1% जो जनजातीय जनसंख्या है वो भारतीय आर्य परिवार की भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ हम एक बार पुनः इन 4 वर्गों को देख लेते हैं कि जनजातीय भाषा परिवार जो है वो 4 वर्गों में सम्मिलित हैं। पहला वर्ग है भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। तो यहाँ एक स्पष्ट रूप से आपको तथ्य प्राप्त होता है कि भाषा के आधार पर जनजातीय जनसंख्या के कितने वर्ग प्राप्त होते हैं। तो हमने यह जाना कि भाषा के आधार पर जनजातीय जनसंख्या के ये 4 वर्ग प्राप्त होते हैं। अब हमने जैसा देखा कि 1% जनसंख्या जो है जनजाति की, वो 1% जनसंख्या भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंध रखती है। उसके अलावा 3% लोग द्रविड़ भाषी परिवार से हैं, यानी कि कुल जनजातीय जनसंख्या की 3% जनसंख्या जो है वो द्रविड़ भाषी हैं, यानी द्रविड़ भाषाओं का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा की यदि हम बात करें तो पूर्णतः जनजाति लोगों द्वारा ही बोली जाती है। ये खास बात आप याद रखेंगे बच्चों कि ऑस्ट्रिक भाषा हमारे देश की ऐसी भाषा है जो पूर्णतः जनजाति लोगों द्वारा ही बोली जाती है, यानी जनजाति के अलावा जो कॉमन पॉपुलेशन है, सामान्य जनसंख्या है, वो इस ऑस्ट्रिक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। तिब्बत बर्मी भाषा 80% से अधिक जनजातियों द्वारा बोली जाती है। तो ये खास बात भी याद रखेंगे कि जो तिब्बत बर्मी भाषा है उसका उपयोग भी 80% से अधिक जनजातियों द्वारा ही किया जाता है, यानी सिर्फ 20% के लगभग जो अन्य जनसंख्या है, सामान्य जनसंख्या है, वो इस तिब्बत बर्मी भाषा का उपयोग करती है। अब हम तीसरा जो वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं, शारीरिक प्रजातीय विशिष्टताएं। तो अब आप जानेंगे कि शारीरिक प्रजातीय विशिष्टताओं के आधार पर जनजातियों के कौन कौन से वर्ग हो सकते हैं। निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ व आर्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ याद रखेंगे कि प्रजाति के आधार पर विशेष शारीरिक संरचना पाई जाती है, या ये माना जाता है कि इन अलग अलग प्रजातियों में जो हमारी शारीरिक विशिष्टताएं हैं वो थोड़ी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आप इस वर्गीकरण को याद रखेंगे कि हमारे यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो निग्रिटो प्रजाति से भी संबंध रखती हैं, वो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से भी संबंध रखती हैं, उनमें से कुछ जनसंख्या मंगोलॉइड प्रजाति से भी संबंध रखती है और कुछ जनसंख्या द्रविड़ व आर्य प्रजातियों से भी संबंध रखती हैं। ये प्रजातियां जो हैं ये अपनी शारीरिक संरचना के आधार पे ही या शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर ही वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय जनसंख्या का शेष भाग द्रविड़ व आर्य श्रेणी में विभाजित है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारी जनजाति के अलावा जनसंख्या है, जो सामान्य जनसंख्या है, वहाँ हमें सिर्फ 2 ही प्रजातीय विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं, यानी पूर्ण जनसंख्या में से कुछ लोग द्रविड़ प्रजातीय विशिष्टताओं वाले होते हैं और कुछ आर्य प्रजातीय विशिष्टताओं वाले होते हैं। जबकि जब हम जनजाति की बात करते हैं तो जनजाति के संबंध में द्रविड़ और आर्य जो प्रजातीय विशिष्टताएं हैं उनके अलावा निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलॉइड प्रकार की प्रजातीय विशिष्टताएं भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक आवास की। तो बच्चों, स्थायी विशेषकों में एक जो वर्गीकरण है वो पारिस्थितिक आवास के आधार पर भी किया जाता है। इनके पारिस्थितिक आवास में पहाड़ियाँ, वन, ग्रामीण मैदान व नगरीय औद्योगिक इलाके शामिल हैं। तो बच्चों, जनजातियां जो हैं वो अलग अलग पारिस्थितिक आवासों में रहती हैं। तो उस आधार पर आप याद रखेंगे कि कुछ जनजातियां सिर्फ पहाड़ियों में रहती हैं, कुछ जनजातियां जो हैं वो वन प्रदेश में रहती हैं, यानी जंगलों में रहते हैं, और उसके अलावा कुछ जनजातियां जो हैं वो ग्रामीण मैदानों में यानी गाँवों में भी रहती हैं, और कुछ जनजातियां नगरीय औद्योगिक
इलाकों में भी अपना आवास बनाती हैं। अब बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य स्थायी विशेषक की, जो है जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या के आकार के आधार पे भी हम जनजातियों को कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जनजातियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यह सत्य है कि यदि हम जनसंख्या के आकार की दृष्टि से देखें तो जनजातियों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। ये खास बात आप याद रखोगे कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, वो संख्या कितनी है? लगभग 70 लाख है। वहीं सबसे छोटी जनजाति की हम बात करते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान द्वीप पर पाई जाती हैं। उन जनजातियों को हम अंडमान द्वीपवासी का नाम ही देते हैं। तो इस सबसे छोटी जनसंख्या वाली जो जनजाति है, उसकी संख्या 100 व्यक्तियों से भी कम है। अर्थात आपको ये याद रखना है कि हमारे देश के ही एक हिस्से यानी अंडमान द्वीप समूह पर भी कुछ जनजाति रहती है, और उस जनजाति की संख्या बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। और जो शोध है वो ये बताते हैं कि उस जनजाति की जो संख्या है वो 100 व्यक्तियों से भी कम है। सबसे बड़ी जनजातियों में कुछ नाम आप याद रखेंगे: गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो और मुंडा। इन सभी की जनसंख्या कम से कम 10 लाख है। बच्चों, याद रखना है आपको कि हमारे देश में जो जनजातियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, यानी जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उनमें प्रसिद्ध हैं गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो और मुंडा। और इन जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कम से कम 10 लाख है, यानी इनमें से प्रत्येक की जनसंख्या कम से कम 10 लाख पाई जाती है। जनजातियों की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% या लगभग 104 मिलियन, या हम कह सकते हैं लगभग 10.4 करोड़ व्यक्ति हैं। यानी हमारे देश में जो 2011 की जनगणना हुई, उस जनगणना में जो आंकड़े प्राप्त किए गए, उन आंकड़ों के आधार पर यह पता चला कि कुल जो जनसंख्या है देश की, उस कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जो है वो जनजातीय जनसंख्या है। यानी जनजातियां कुल जनसंख्या का 8.6% है। और इस 8.6% को हम जब ज्ञात करते हैं तो यह लगभग 104 मिलियन या 10.4 करोड़ व्यक्तियों के जो आंकड़े हैं उसको बताता है। अब बच्चों, जनसंख्या के आकार की जो हमने चर्चा की उसे एक बार पुनः अच्छे से जान लेते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति और सबसे छोटी जनजाति में हम वर्गीकृत कर सकते हैं जनसंख्या के आकार के आधार पर। सबसे बड़ी जनजाति की हम बात करें तो इसकी जनसंख्या है लगभग 70 लाख। तो आप याद रखेंगे बच्चों कि लगभग 70 लाख की जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति की है। उसके अलावा जो जनजातियां हैं जिनकी संख्या इतनी बड़ी है, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? गोंड, भील, संथाल, ओराव, मुंडा, मीणा, बोडो आदि। और इनमें से सबकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख है। उसके अलावा सबसे छोटी जनसंख्या जिस जनजाति की है वो 100 से भी कम है। और ऐसी जनजाति कौन सी है? ऐसी जनजाति जो है वो अंडमान द्वीप समूह की जनजातियां हैं, और ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बच्चों, हमने स्थायी विशेषकों की चर्चा कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं जनजातियों के अर्जित विशेषकों की, और अर्जित विशेषकों के आधार पर इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है ये भी अब हम देखने जा रहे हैं। अर्जित विशेषकों पर आधारित वर्गीकरण दो मुख्य कसौटियों, आजीविका के साधन व हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा अथवा दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। बच्चों, याद रखना है आपको कि अर्जित विशेषकों पर दो मुख्य कसौटियां मानी गई है। पहला, आजीविका के साधन, यानी कौन सी जनजाति किस प्रकार के आजीविका के साधनों को अपनाती है, यानी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए
वो किस प्रकार का कार्य करते हैं उसे ही हम आजीविका के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक जो अन्य कसौटी है वो है हिंदू समाज में समावेश। हमारे देश में हिंदू समाज में किसी जनजाति का कितना समावेश है उस आधार पर भी उन्हें हम जानते हैं या पहचानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आजीविका के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है जनजातियों का उसके बारे में। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की आजीविका अलग अलग जनजातियों द्वारा अपनाई जाती हैं और उस आधार पर हम कुछ वर्गों को जान सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, एक वर्ग हुआ मछुआ, ठीक है, या मछुआरे जिनको हम कहते हैं, यानी जनजातीय जनसंख्या में से वो लोग जो कि मछली पालन का कार्य करते हैं, जो समुद्र के निकट रहते हैं और जिन्हें आसानी से सुलभ रूप से मछलियां प्राप्त करने की संभावना रहती है, वे अपनी आजीविका के रूप में मछुआरे का कार्य करते हैं। एक अन्य जो वर्ग है वो है खाद्य संग्राहक और आखेटक। आखेट जो शब्द है उसका मतलब होता है शिकार, ठीक है, तो आखेटक हम शिकारी को कहते हैं। तो हमारी जनजातियों में से कुछ ऐसी भी हैं, एक वर्ग ऐसा भी है जो कि खाद्य संग्राहक और आखेटक है, यानी अपना जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ से भोजन को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। खासकर जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, तो वनों से वो भोजन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस दौरान वो शिकार का कार्य भी करते हैं और शिकार करके और उस शिकार को अपना भोजन बनाते हैं। उसके अलावा झूम कृषक, ये भी याद रखना है कि हमारे देश में जो जनजातियां हैं उनमें से कुछ जनजातियों का एक मुख्य कार्य है झूम कृषि करना। झूम कृषि क्या होती है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग स्थान बदल कर कृषि करना ही झूम कृषि कहलाती है। उसके अलावा बागान में कार्य करने वाले, तो आजीविका के आधार पर एक वर्ग जो निकल के आता है वो है बागान में कार्य करने वाली जनजाति। तो कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो आजीविका के लिए बड़े बड़े बागानों में कार्य करते हैं। और एक जो मुख्य श्रेणी है वो है औद्योगिक कामगार। तो बच्चों हमने देखा था कि जो आवास था पारिस्थितिक आवास, उसके आधार पर हमने ये भी जाना कि जनजातीय जनसंख्या में से कुछ लोग जो हैं वो नगरीय औद्योगिक केंद्रों के आसपास भी रहते हैं। तो वो जनजातियां जो कि नगरीय औद्योगिक केंद्रों के आसपास रहती हैं वो आजीविका के रूप में औद्योगिक कामगार का कार्य करती हैं, यानी बड़े बड़े उद्योगों में, फैक्ट्रीज में वो लोग अपना जो मजदूरी का कार्य है या मशीनों को चलाने का कार्य है वो करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही साधारण सा वर्गीकरण है बच्चों। आपको याद रखना है कि स्थायी विशेषकों के अलावा जो अर्जित विशेषक हैं उनमें एक महत्वपूर्ण जो कसौटी है वो है आजीविका के आधार पर वर्गीकरण। अब बच्चों हिंदू समाज में समावेश की सीमा के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, यानी किसी जनजाति विशेष का हिंदू समाज में किस हद तक समावेश हुआ है, इसको समझ लेते हैं। अकादमिक समाजशास्त्र और राजनीति तथा सार्वजनिक मामलों में अपनाए जाने वाले सबसे प्रभावी वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि हिंदू समाज में अमुक जनजाति को कहाँ तक आत्मसात किया गया है। तो बच्चों इस बिंदु को आप समझिए कि हमारे देश में अकादमिक समाजशास्त्र के जो भी अध्ययन रहे हैं, उसके अलावा राजनीति का जो क्षेत्र है वहाँ, और सार्वजनिक मामलों के संबंध में जब भी किसी जनजाति के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो वहाँ इस वर्गीकरण पर खास ध्यान दिया जाता है कि अमुक जनजाति हिंदू समाज में कितना आत्मसात हो चुकी है, कितना अपने आप को हिंदू समाज के समान मान चुकी है। ठीक है, इस आत्मसातकरण को जनजातीय दृष्टिकोण अथवा
प्रबल हिंदू मुख्यधारा के दृष्टिकोण जैसा कि अक्सर होता है इन दोनों से देखा जा सकता है। तो वास्तव में कोई जनजाति अपने आप को हिंदू समाज में कितना आत्मसात कर चुकी है, इसके भी दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण किसका होगा? एक दृष्टिकोण होगा हिंदू जो मुख्यधारा है उसका दृष्टिकोण, और दूसरा दृष्टिकोण होगा स्वयं जनजाति का दृष्टिकोण। तो इन दोनों आधारों पर हम ये पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि कोई जनजाति विशेष हिंदू समाज में अपना कितना समावेशन कर चुकी है। आत्मसातकरण के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक है जनजातीय दृष्टिकोण जो खुद जनजाति से संबंधित लोगों का दृष्टिकोण है, और दूसरा है हिंदू मुख्यधारा का दृष्टिकोण, यानी जो भी मुख्य हिंदू लोग हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उनका इस बारे में क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जनजातियों के दृष्टिकोण से आत्मसातकरण की सीमा के अलावा हिंदू समाज के प्रति अभिवृत्ति यानी रुख भी एक बड़ी कसौटी है। तो बच्चों यहाँ आपको समझना ये है कि यदि हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, पहले दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जनजातियों के दृष्टिकोण की हम बात करें तो वास्तव में आत्मसातकरण कितनी सीमा तक हुआ है, इसके अलावा हिंदू समाज के प्रति किसी जनजाति की क्या अभिवृत्ति है, किस प्रकार का रुख है, ये भी एक महत्वपूर्ण कसौटी है। क्योंकि कुछ जनजातियां उस समाज के प्रति एक सकारात्मक रुख रखती हैं, कुछ जनजातियां हिंदू समाज के प्रति नकारात्मक रुख रखती हैं, और कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो हिंदू समाज के प्रति एक तटस्थ रुख रखती हैं। तो जनजातियों के स्वयं के दृष्टिकोण से जनजातियों के आत्मसातकरण की जो सीमा है उसकी तुलना में जो स्वयं जनजातियों का रुख है, अभिवृत्ति है, वो एक महत्वपूर्ण कसौटी मानी गई है। क्योंकि जनजातियों की अभिवृत्तियों के बीच काफ़ी अंतर होता है। कुछ जनजातियों का हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका कि हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव है, या हिंदू धर्म के पालन की ओर उनका एक सकारात्मक रुख होता है, जबकि कुछ जनजातियां उसका प्रतिरोध या विरोध करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि कुछ जनजातियों का नकारात्मक रुख या नकारात्मक अभिवृत्ति भी हो सकती हैं, और ऐसी जनजातियां जो हैं वो उस धर्म विशेष का या हम कहें हिंदू धर्म का प्रतिरोध करती हैं, विरोध करती हैं। मुख्य धारा के दृष्टिकोण से जनजातियों को हिंदू समाज में मिली प्रस्थिति की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जिसमें कुछ को तो ऊंचा स्थान दिया जाता है, परंतु अधिकांश को आमतौर पर नीचा स्थान ही मिलता है। अब तक हमने बात की जनजातियों के स्वयं के दृष्टिकोण की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो जनजातियों का आत्मसातकरण है हिंदू समाज में, उस संदर्भ में जो मुख्य धारा का दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। तो मुख्य धारा का दृष्टिकोण जो है वो जनजातियों को हिंदू समाज में जो स्थान दिया गया है, जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, उसकी दृष्टि से देखता है। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में कुछ विशेष जनजातियों को तो उच्च स्थान दिया गया है, हमारे समाज में एक ऊंचा स्थान माना गया है, जबकि कुछ जनजातियों को निम्न स्थान दिया गया है। यह सत्य है कि अधिकांश जनजातियों को उस हिंदू समाज में जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, जो स्थान प्राप्त हुआ है, वो नीचा ही है। तो इस संबंध में ये बात आपको बच्चों अच्छे से याद रखनी है। तो हमने आज की कक्षा में जनजातियां क्या है इस चीज़ को जाना, ये समझा कि सामान्यतः जनजातियों को एक नकारात्मक संबंध में परिभाषित किया जाता है, यानी वे क्या नहीं है इस आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। उसके बाद हमने जनजातियों का वर्गीकरण जाना और ये समझा कि जनजातियों को दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक आधार है स्थायी विशेषक और दूसरा आधार है अर्जित विशेषक। उसके बाद हमने कई सारे स्थायी विशेषकों की चर्चा की और जो दो मुख्य अर्जित विशेषक हैं उनकी भी चर्चा की। तो बच्चों आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम हमारे इस अध्याय को जारी रखेंगे हमारे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।